बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सोने की कीमतों के हवाले से। सोने की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। फी तोला सोना 5,000 रुपए महंगा। एक तोला सोने की कीमत 2,12,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 4,282 रुपए महंगा 1,81,755 रुपए का हो गया। मजीद जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील बताइएगा। बिल्कुल, डॉलर की ऊंची उड़ान के बाद पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमत जो है वो भी बढ़ती जा रही है। आज सराफा मार्केट के अंदर फी तोला सोना 5,000 रुपये महंगा होने के बाद मुल्क की बुलंद तरीन सतह 2,12,000 रुपये पर फी तोला पहुंच चुका है, जबकि 10 ग्राम सोना जो है वो 4,282 रुपये महंगा होने के बाद 1,81,755 रुपये का हो चुका है। सोना जो है वो दिन ब दिन महंगा होने की वजह क्या है और कारोबार पर इसके क्या असरात हैं, मोहम्मद हुसनैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। ये हुसनैन भाई बताइएगा कि क्या असरात हैं कारोबार पर सोना महंगा होने के और वजूहात क्या हैं। जी ऐसे ही है। तकरीबन आप हिसाब लगा लें कि 15 दिन के अंदर तकरीबन सोना 35,000 रुपया बढ़ चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से आप शुरू से लेकर एंड तक देख सकते हैं कि मार्केट में कस्टमर नहीं है। ठीक है, जिन्होंने बेचना है वो कहते हैं कि अभी ऊपर जाएगा तब बेचेंगे, जिन्होंने लेना है वो कहते हैं नीचे आएगा तब लेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों के राशन वगैरह लेंगे सोना पहने। ठीक है, ये तो वैसे ही एक शौक वाला काम है। ठीक है, यहाँ पहले लोगों की ज़रूरत होती थी। ठीक है, अपनी बेटी को कोई सामान वगैरह ले दिया। ठीक है, उसकी सेविंग्स होगी, मगर अब वो लोग अपने खानों के बिल दें, शादियों के बिल दें कि ये पहने, लोग आर्टिफिशियल की तरफ चले गए। जी बिल्कुल, जो आम शहरी हैं, लोग हैं, वो सोने की बजाय आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सोना जो है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। उसकी बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन गिरती जा रही है, डॉलर बढ़ता जा रहा है और सोने की कीमत जो है वो पाकिस्तान में दूसरे ममालिक की निस्बत जो है वो ज़्यादा है और बुलंद फजील तरीन अपडेट सतह। कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से किसानों की परेशानी बढ़ गई। फसलों की काश्त की पैदावारी लागत बढ़ने के खदशात पैदा होने लगे। किसानों ने कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान बताइएगा। जब बात करें हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ाई गई हैं, डीज़ल की कीमत भी 35 रुपये, पेट्रोल की कीमत भी 35 रुपये, तो उसकी वजह से जहाँ बाकी शोबों पर असर आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन पर असर आ रहा है, वहीं किसान भी जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। किसानों पर पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने का क्या असर होगा, किसान रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, कल साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मशकूर हैं हम आपके मीडिया की सिटी फुटी बन के कि आप हमारे मसाइल उजागर करते हैं और आला वालों तक भी पहुँचाते हैं। उस पर अमल दरामद हो ना हो, लेकिन आप हमारी आवाज़ आला वालों तक ज़रूर पहुँचाते हैं। इंतहाई गमगीर सूरत हाल पहले थी। रात कल 11 बजे गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल का एटम बम गिरा दिया। एटम बम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई चीज़ नहीं छोड़ेगा। जब तेल बढ़ेगा तो हर चीज़ की कास्ट बढ़ेगी, किराए बढ़ेंगे। ऐसे जब हर चीज़ की कास्ट बढ़ेगी तो लामल्ला सी गल है कि महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। पहले गमगीर सूरत हाल थी खाद के लिहाज से, वो जूं की तूं पड़ी हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने तो हम पे करम नहीं किया, लेकिन अल्लाह की ज़ात है जो वो हम पे करम कर रही है कि उसने वक्त पे बारिश दे दी और ट्यूबवेल जो है वो हमें नहीं चलाने पड़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जब कमालदाम मिल में गन्ना लेके जाते हैं उसकी कास्ट बढ़ गई है, किराया बढ़ गया है। ऐसे ही जब जो छोटा ज़मींदार 3 से 5 एकड़ का है वो तो उसके पास तो पहले मशीनरी नहीं है, वो तो पहले ही किराए पे अफोर्ड कर रहा है, किराए पे मशीनरी लेके चला रहा है। जब तेल बढ़ेगा तो लामलाजी बात है कि कास्ट बढ़ेगी, बिल ज़्यादा आएगा। जब बिल ज़्यादा आएगा तो फसल पे भी कास्ट बढ़ेगी। जब फसल पे कास्ट बढ़ेगी तो आगे तो सब्सिडी गवर्नमेंट दे नहीं रही, हम तो पहले पिसे हुए हैं। अच्छा, इस हवाले से मोहम्मद खान कल्लू का ये कहना है कि यहाँ पर हुकूमत क्योंकि सब्सिडी नहीं दे रही, इस वजह से मशीनरी पर, ट्यूबवेल पर, हर चीज़ पर इसका असर आएगा और जो किसान है वो तो अब्दुल मुकम्मल तौर। रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं टोबा टेक्सिंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद एलपीजी के रेट को भी पर लग गए। कीमत में 20 रुपए किलो का इजाफा कर दिया गया। किराए बढ़ाने से अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया।
पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी तो फिर एलपीजी के रेट में भी इजाफा कर दिया गया। टोबा टैक्सिंग में एलपीजी की कीमत में 20 रुपए किलो का इजाफा होने पर घरेलू सार्फिन और मुसाफरों की चीखें निकल गईं। 280 रुपए फी किलो में मिलने वाली एलपीजी गैस अब 300 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। एलपीजी की कीमत में इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। टोबा से झंग का किराया 20 रुपए इजाफा के बाद 170 रुपए हो गया। टोबा टैक्सिंग से साहिवाल का किराया 300 रुपए की बजाय 330 रुपए कर दिया गया और टोबा टैक्सिंग से कमाली का किराया 120 रुपए की बजाय 140 रुपए हो गया। हर शैल की गैस किराए रात ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਛੱਡ ਗੱਲ ਦੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਵਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਕਦਮ 35 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿਓ ਵਧਾ ਦਿਓ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਯਕਦਮ 35 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਪਕਾਈਏ ਰੋਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। महंगाई के सताए घरेलू सार्फिन ने कहा कि अशिया खुरोनोश के बाद पेट्रोलियम मसनूआत और अब एलपीजी की कीमत में इजाफे ने रात की नींदें उड़ा दी हैं। 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत ने मायूस कर दिया है। 300 रुपया डीजल हो गया, 300 रुपया पेट्रोल, 300 रुपया CNG। लोग किराया देखो डावरा गिरदा गिरेबान फड़न डे ने। 300 रुपया गैस की कीमत में इजाफा हो गया है, लेकिन घरों में गैस नहीं आ रही है, इसलिए घरों में खाना पकाने के लिए बच्चे सुबह स्कूल से भी लेट होते हैं, तो बड़ी परेशानी का बायस बना हुआ है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि गैस महंगी होने पर किराए बढ़ाना मजबूरी है। शहरियों ने हुकूमत से रहम की अपील करते हुए कहा कि खुदारा पेट्रोलियम मसनूआत समेत अशिया खुरोनोश की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। जहां शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर परेशान है, वहीं टोबा टैक्सिंग और जंग के तमाम यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया खुरोनोश नायाब हो गई। सब्सिडी वाला घी, आटा और चीनी गुज़िश्ता कई दिन से गायब है। शहरी अहम अशिया खुरोनोश के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। टोबा टैक्सिंग के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया खुरोनोश का मिलना मुश्किल हो गया। सब्सिडी वाला घी, आटा और चीनी गुज़श्ता कई दिन से मैसर नहीं, जिसके सबब शहरी ख्वार हो गए। शहरियों ने सिटी 41 से बात करते हुए कहा कि कई दिन से अशिया खुरोनोश के लिए स्टोर्स पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन चीजें नहीं मिल रही। आटा, घी और चीनी ओपन मार्केट से खरीदना पहुंच से बाहर है। शहरियों ने इंतजामिया से तमाम स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश की वाफिर मिकदार में फरामी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। जी ये हर चीज महंगी हुई है, आटा भी सही नहीं आ रहा, 2 नंबर आटा आ रहा है, ठीक है, अच्छे वाला आटा नहीं आ रहा, उसमें मिलावट आ रही है, क्योंकि गरीब बंदा मिलावट वाला चीज तो नहीं खा सकता। और चीनी भी महंगी है, हर चीज महंगी है, गरीब बंदा क्या करे। निगरान पंजाब हुकूमत ने आटे की किल्लत दूर कर दी, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और चीनी गायब हो गए। घी और चीनी महंगे होने के बावजूद जंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं। सार्फिन सब्सिडी से दूर यूटिलिटी स्टोर से खाली हाल लौटने पर मजबूर हो गए। परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले तो यूटिलिटी स्टोर से सस्ता घी मिल जाता था, अब इकबाल हो गया, कश्मीर हो गया, 550 रुपए फिर किलो हो गया। पहले कुछ सस्ता हुआ था, फिर ज्यादा महंगा हो गया, आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया को चाहिए कि कम अज कम बुनियादी जरूरियात पर आम आदमी को रिलीफ दे, ताकि खाना पीना सुकून से मैसर आ सके। फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहर की आम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट ठीक करवाने में नाकाम। जड़ावाला से मुल्हिका सूसा रोड की सड़क की स्ट्रीट लाइट्स भी खराब। स्ट्रीट लाइट्स खराब होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहना मामूल बन गया। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहर की अहम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स ठीक करवाने में नाकाम दिखाई दे रही है। जड़ावाला रोड से मुल्हिका सूसा रोड की स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से ख़राब है, जबकि यहाँ पर शहरियों के मुताबिक अक्सर हादसा पेश आते हैं। स्ट्रीट लाइट्स न होने की वजह से ये रोड तारीकियों में डूबा रहता है। मजीद क्या यहाँ मसाइल हैं, मेरे साथ शहरी मौजूद, उनसे बात करते हैं। बताएं सर, ये कब से स्ट्रीट लाइट्स ख़राब है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा यहाँ से ना रोज़ गुजरना होता है, यहाँ पे पास ही काम करता हूँ, बाइक पे मैं आना जाना होता है। ये साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे यू टर्न है, तो यहाँ पे भी क्रॉस करने के वक्त हमें बहुत दुश्वारी पेश आती है। अक्सर बाजू का यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। ये लाइट्स काफ़ी अर्सा से ये बंद है, क्योंकि मैंने रोज़ इसी वक्त मेरी टाइमिंग है, मैंने यहाँ से गुजरना होता है। मेरे साथ और भी लोग होंगे जो जारी बात उनको परेशानी होगी, तो मेरा मुतालबा करें। मेरा मुतालबा महकमे से ये है कि ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं इन्हें ऑन करें। हमारे टैक्स के पैसों से ये चलती है, क्योंकि ये रोशन होगी तो हमारे लिए सहूलत है और आवाम के लिए। मैं अपने ज़ाती मकसद के लिए नहीं बोल रहा।
جی بالکل، شہریوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اقدامات کیے جائے میونسپل کارپوریشن کی جانب سے، کیونکہ یہاں پر اکثر حادثات پیش آتے ہیں، یو ٹرنز ہیں بہت سارے، یہ ایک معروف اور مصروف ترین شاہراہ ہے، تو یہاں پر اسٹریٹ لائٹس کا خراب ہونا متعلقہ محکمے ارسلان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی کی جانب سے تھیٹر مانیٹرنگ عملہ کو منروا تھیٹر انتظامیہ کی جانب سے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے موبائل چھین لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی وقاص صفدر سکندری نے تھیٹر مالکان کی جانب سے سرکاریہ مداخلت اور عملہ کے افراد کو حبس بے جا میں رکھنے پر تھیٹر انتظامیہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کر دی۔ مزید بات کر لیتے ہیں وقاص بیگ سے۔ جی وقاص بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد میں تھیٹر انتظامیہ جو ہے یہ آپے سے باہر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی کی جانب سے تعینات کیے جانے والا مانیٹرنگ عملہ کو منروا تھیٹر انتظامیہ کی جانب سے نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلکہ موبائل فون چھین کر 3 گھنٹے تک حبس بے جا میں رکھا گیا۔ اس تمام تر صورتحال پر اسسٹنٹ کمشنر سٹی وقاص صفدر سکندری نے نوٹس لیتے ہوئے تھانہ فیکٹری ایریا میں تھیٹر انتظامیہ کے خلاف جو ہے وہ استغاثہ دائر کر دیا ہے۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر سٹی وقاص صفدر سکندری کا یہ کہنا تھا کہ مانیٹرنگ عملہ کی جانب سے ڈرامہ کے دوران جب غیر اخلاقی حرکات کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی گئی تو تھیٹر انتظامیہ کی جانب سے نہ صرف جو ہے وہ موبائل چھینا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عملہ پر تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے 3 گھنٹے تک تھیٹر مالک کے کمرہ میں جو ہے حبس بے جا میں رکھا گیا، جس پر قانونی کارروائی کے لیے تھانہ فیکٹری ایریا میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ جبکہ دوسری جانب اسسٹنٹ کمشنر سٹی کی جانب سے تمام تر معاملے کی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو ارسال کرتے ہوئے منروا تھیٹر انتظامیہ کے خلاف منظم کارروائی کی درخواست جو ہے وہ بھی کر دی گئی ہے۔ جی وقاص اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ الائیڈ ہاسپٹل فیصل آباد میں علاج معالجے کی سہولتوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا تھا فیصل آباد سمیت تمام ہاسپٹل میں ضروری سہولتوں کی فراہمی کے لیے ناگزیر اقدامات کیے جائیں گے۔ ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں ادویات کی مفت فراہمی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ ہاسپٹل میں مریضوں کو علاج کے لیے سہولتوں کی فراہمی کے حوالے سے واضح فرق نظر آنا چاہیے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا ایمرجنسی وارڈ میں مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم۔ فرینڈز آف الائیڈ ہاسپٹل فیصل آباد قائم کرنے کا اصولی فیصلہ۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ میں مخیز صنعتکاروں کو شامل کرنے کی تجویز سے اتفاق۔ فرینڈز آف الائیڈ ہاسپٹل فیصل آباد نیا ایمرجنسی بلاک تعمیر کیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا نئے ایمرجنسی بلاک کی فوری تعمیر شروع کرنے کے لیے جگہ مختص کرنے کی ہدایت۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا الائیڈ ہاسپٹل فیصل آباد کی پارکنگ میں اوور چارجنگ پر FIR درج کرانے کا حکم۔ الائیڈ ہاسپٹل میں پارکنگ کی سہولت فیصل آباد پارکنگ کمپنی کے سپرد کی جائے گی۔ دوسری جانب ڈپارٹمنٹ پروموشن کمیٹی کی میٹنگ میں ترقی پانے والے اساتذہ کی 5 ماہ میں ایڈجسٹمنٹ نہ ہو سکی۔ اساتذہ کو ترقیوں کے 4 ماہ بعد ٹرانسفر میں آن لائن ایڈجسٹمنٹ کا موقع دیا گیا تھا، تاحال پروموٹ اساتذہ کی اگلے اسکیل میں ترقیوں کے بعد کسی اسکول میں تعیناتی نہ ہو سکی۔ اساتذہ نے تبادلوں پر پابندی سے پہلے ایڈجسٹمنٹ کے لیے اپلائی کر رکھا تھا۔ اساتذہ کا پروموشن آرڈرز اور نئے اسکول میں تعیناتی کے لیے ٹرانسفر آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ۔ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے نئی کونز خریدی گئی۔ چیف ٹریفک آفیسر آصف صدیق نے اگلے 2 روز میں کونز اہم چوکوں میں نصب کرنے کا اندیا دے دیا۔ CTO کہتے ہیں روڈ استعمال کرنے والوں کو ڈائیورژن دکھانے کے لیے کونز نصب کی جائیں گی۔ مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں طیب مقبول سے۔ جی طیب بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد میں ٹریفک کا بہاؤ برقرار رکھنے کے لیے اور شہریوں کو بہترین ٹریفک کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد محمد آصف صدیق کی جانب سے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ چند روز قبل ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ شہر میں ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے اور روڈ کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے نئی کونز منگوائی جائیں گی، جن کو شہر کے اہم چوراہوں پر، شاہراہوں پر نصب کر دیا جائے گا۔ اور آج CTO فیصل آباد کے دفتر میں وہ کونز پہنچ چکی ہیں۔ ان کونز کا شہریوں کو کیا فائدہ ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے۔ چیف ٹریفک آفیسر آصف صدیق ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر بتائیے گا، آپ نے چند دن قبل ہمارے 41 پہ یہ اعلان کیا تھا، سر بتائیے گا کتنی کونز آ گئی ہیں اور ان کا کیا شہریوں کو فائدہ ہوگا، ٹریفک کیسے ان سے اس کی جو روانی برقرار رہے گی؟ جی بہت شکریہ۔ یہ ہم نے روڈ ڈسپلن کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ روڈ پر چوک ہائے میں اپنی اپنی لین میں کھڑے کرنے کے لیے ان کو جو روڈ فرنیچر ہے وہ نظر نہیں آتا، تو ان کو ہم بیریئر لگانے سے بہتر ہے کونز لگا کر روڈ ڈسپلن کا پابند کریں۔
और जिन लोगों ने लेफ़्ट जाना है वहाँ से उनको गिव वे हो और वो लेफ़्ट टर्निंग उनकी जो है वो क्लियर हो और निशानदेही करनी है राइट जाने वालों की। तो इस सिलसिला में हमने ये कोन्स इनिशियली 100 कोन्स मंगवाई हैं और इसके बाद डेलिनेटर्स आएंगे। डेलिनेटर्स जो हैं वो निफ्स होंगे, वो ग्राउंड होंगे, ये रिमूवेबल होगी और जहाँ कहीं हमें ज़रूरत होगी हम इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। इससे ट्रैफिक की फ़्लो में बेहतरी आएगी, रोड डिसिप्लिन पैदा होगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानब से ये बताया गया कि इब्तदाई मरहले में 100 नई कोन्स आ चुकी हैं। इसके अलावा मज़ीद भी आइंदा आने वाले दिनों में आ जाएंगी। आसफ सद्दी की जानब से बताया गया कि रोड डिसिप्लिन का शहरियों को पाबंद बनाने के लिए बैरियर्स की जगह नई कोन्स वहाँ पर रखी जाएंगी। बैरियर्स की वजह से जो मुश्किलात पेश आती थी, कोन्स की वजह से वो नहीं आएंगी। जिन्होंने लेफ्ट हैंड को ट्रैफिक पर जाना है, कोन्स उनकी निशानदेही करेगी कि कौन सी ट्रैफिक इस चौक से सीधे जा सकती है और कौन सी लेफ्ट या राइट जा सकती है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानब से मजीद भी ये बताया गया कि ट्रैफिक का बहाव बरकरार रखने और खलल के रोकने के लिए और शहरियों को स्मूथ ट्रैफिक की सहूलियात देने के लिए इसी तरह इकदाम का सिलसिला। तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग जारी, ऑनलाइन ट्रेडिंग और ई कॉमर्स के कारोबार से जुड़े ताजर परेशान। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। ऑनलाइन कारोबार करने वाले हजरात ने, ताजर हजरात ने ख़ास तौर पर हुकूमत से 2 महीने के लिए लोड शेडिंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने यानी ज़ीरो लोड शेडिंग करने का मुतालबा किया है। इस वक्त अगर बात की जाए फैसलाबाद और इससे मुल्हिका इलाकों के हवाले से, तो कहीं पे 3, कहीं पे 4 और कहीं पे 5 घंटे की लोड शेडिंग एक दिन के अंदर जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। ख़ास तौर पर वो हजरात जिनका बिजली से उनके कारोबार मुंसलिक हैं। गुफ्तगू करते हैं हमारे साथ ऑनलाइन ट्रेडर, ई कॉमर्स का बिजनेस करने वाले हजरात मौजूद हैं कि वो बिजली की लोड शेडिंग से किस हद तक मुतासर हो रहे हैं और कारोबार के ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। जी उमर साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, बिजली की लोड शेडिंग किस हद तक जारी है, कितने घंटे एक दिन के अंदर होती है? जब भी अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, तो अभी आप देखें सर्दियों में अगर ये हाल है तो गर्मियों में क्या होगा। और पाकिस्तान में आपको पता है कोई बिजनेस जो है अभी कोई इतना नहीं है, जैसे सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस ही है, बाकी तो बिजनेस है उनमें इतना जो है वो ग्रोथ नहीं है और ऑनलाइन भी अटैच है बिजली से। एग्जैक्टली। तो अब अगर लोड शेडिंग होगी, 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग लेगी, तो हम ऑनलाइन काम कैसे करेंगे? तो इन फ्यूचर फिर ये काम भी खत्म हो जाएगा। अभी भी यूपीएस चल रहा है आपके पास। एग्जैक्टली। तो ये जवाब दे देता होगा, 100% जवाब दे जाता है। तो इसमें हमारी तो यही रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि इसको एटलीस्ट सर्दियों में जो है इसको लोड शेडिंग को ख़त्म करें, ताकि एटलीस्ट हम अपना बिजनेस जो है इसको कंटिन्यू रखें। बिजनेस को कंटिन्यू रखा जा सके। इस वक्त ज़ीरो लोड शेडिंग का मुतालबा किया जा रहा है, कम से कम फरवरी, मार्च और अप्रैल तक के लिए। जून जुलाई में तो वैसे ही बिजली ना होने के बराबर ही होती है। तो हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि ऑनलाइन बिजनेस को फ्लोरिश करने के लिए IT शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रोटरी क्लब जंग का बहाना इजलास शकरगंज मिल में हुआ। इजलास की सदारत सदर रोटरी क्लब जंग चौधरी यूसुफ ने की। नफीस नकवी, उमर खान समेत दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इसी पर बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, रोटरी क्लब के ज़ेर एहतमाम माहाना रिव्यू मीटिंग का इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसमें रोटरी क्लब के मेंबरान और ओहदेदारान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेरे साथ चौधरी यूसुफ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आज आपका रिव्यू मीटिंग का इजलास था, क्या क्या मामला तय पाए हैं इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रोटरी क्लब ऑफ जंग सदर की आज बोर्ड मीटिंग थी। ये हम माहाना बुनियादों पे करते हैं। इसमें हम अपने जो हमने प्रोजेक्ट्स किए हुए होते हैं उसको रिव्यू करते हैं और आने वाले प्रोजेक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। जिस तरह से हमारे जो परमानेंट हमारे प्रोजेक्ट हैं वाटर फिल्ट्रेशन के हवाले से है, इंटरसिटी मीटिंग हम नेक्स्ट मंथ में करने जा रहे हैं, जो हम पूरे पाकिस्तान से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने तमाम मेहमानों को जंग में मदऊ करेंगे इंशाल्लाह। उसके बारे में आज हमने मीटिंग की है। पोलियो के हवाले से हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो किए थे उसके बारे में तमाम मेंबरान्स को हमने ब्रीफ किया है। और फ्यूचर में जो भी हमारी प्रोजेक्ट्स हम नेक्स्ट मंथ में हमने आज बोर्ड में डिसीजन लिया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हमने मुख्तलिफ कमेटीज़ बनाई हैं जो हमारे इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ कमेटीज़ बनाई गई हैं जो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। मेरे साथ उमर खान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, फ्लड रिलीफ के हवाले से खासा काम किया है रोटरी क्लब ने, तो इसमें किन किन इलाकों में काम किया गया है और ओवरऑल कितना काम किया गया? जी बहुत शुक्रिया जी।
ये हमारी रोटरी क्लब की ज़ेर क़ियादत यूसुफ साहब प्रेसिडेंट हैं और नफीस नकवी साहब हमारे सेक्रेटरी हैं, और हमारे क्लब के दूसरे अहदेदारान उनकी सबकी सरपरस्ती में हमने सबसे पहला प्रोजेक्ट केपीके किया। केपीके के वो उस एरिया में हम गए जो बलूचिस्तान और केपीके के दरमियान वाला इलाका था, जहाँ रोड की एक्सेस नहीं थी। पहले हमने वहाँ काफ़ी लोगों को खाना और राशन दिया। उसके बाद फिर हम चले गए, हमने बलूचिस्तान का वो इलाका चुना जिसको हम नसीराबाद कहते हैं, लेकिन पुराना नाम उसका जो है वो मैं शायद मेरे जहन से निकल गया, लेकिन नसीराबाद, जाफराबाद और जैकबाबाद से आगे है। तो उसमें हमने वहाँ पे राशन लोगों को बढ़ा दिया, और वहाँ पे राशन देने में हमें बड़ी तकलीफ़ें आई हैं, चूँकि वो लोग हम पे हमले करते थे, तो लोकल पुलिस ने हमारा बड़ा वहाँ साथ दिया और हमने बड़े अच्छे तरीके से वो किया। अब हमारे पास जो आखिरी जो हमारे पास फंड्स हैं वो गालबन कोई 3 to 4 मिलियन है। उसके लिए हम सिंध का प्लान कर रहे हैं, इंशाल्लाह अनकरीब इसी हफ्ते में हम सिंध का भी विज़िट करेंगे। और बताना तो मुनासिब नहीं है, लेकिन लोगों की मोटिवेशन के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ये प्रोजेक्ट 20 मिलियन तक पहुँच गया है, जो झंग के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उन मुसीबत ज़दा लोगों को, भाइयों का साथ दिया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ इकट्ठे हैं। बहुत बहुत जी बिल्कुल, जंग के लोगों ने रोटरी क्लब के प्लेटफॉर्म से 20 मिलियन से ज़ायद किया जो है वो इस्लाह मुतासरीन की वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक सिंह डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डीसी अरशद भदर और डीपीओ राना शुएब की जेर सदारत अमन कमेटी के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। जिला भर से अमन कमेटी के तमाम मेंबरान और मकातिब फ़िक्र उलमा कराम ने शिरकत की। मीटिंग का अहवाल जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में 13 रजब के हवाले से योम वलादत हज़रत अली के हवाले से जो टोबा डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स में आज मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला भर से अमन कमेटी के तमाम तर मेम्बरान की शिरकत ही ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर के थी। मेरे साथ जो है ज़िला के जो है अमन कमेटी के मेम्बर मौजूद है, मोहम्मद हुसैन सदीकी साहब, उनसे बात करें। सर बताएगा मीटिंग के हवाले से क्या बातचीत जो और क्या लाहेमल तय पाया, क्या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 13 रजब के हवाले से सैयदना हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला उनकी विलादत के सिलसिला में मुख्तलिफ़ जगहों पर प्रोग्राम्स इनकाद किए जाते हैं, जिसमें आपकी विलादत के बारे में तज़किरा किया जाता है। इसी हवाले से आज जो साबका सालों की रूटीन है, उसी के मुताबिक डीसीओ साहब ने अहबाब को तंबीह की है कि उसके मुताबिक चला जाए, ताकि किसी किस्म का कोई मामला पेश ना आए। और हालिया जो मुल्क पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर है, उसको भी डिस्कस किया गया है, उसके हिफाजती इक़दामात के हवाले से, और साथ साथ मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तज़किरा हुआ है, उसके प्रोग्रामों के हवाले से भी डिस्कशन हुई है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये तमाम प्रोग्राम बड़ी आसान तरीके से सर अंजाम पाएंगे। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी कि मुल्क भर की तरह टोबा टेक सिंह में भी जोशो खरोश है जो मनाया जाएगा। अमन कमेटी के तमाम तर मेम्बरान को डीसी साहब और डीपीओ जो राना शुएब की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है। उसामा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर सिलवत सईद की डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख से मुलाकात। कमिश्नर सिलवत सईद ने जिला के इंतजामी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग ली। मुलाकात में डिविजनल और जिले इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर ने किसानों को गन्ने की अदायगियों व ज़न पूरा मिलने की तफसीलात हासिल की। मज़ीद जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में नई तैनात होने वाली और फैसलाबाद रीजन की पहली खातून कमिश्नर सिलवत सईद ने डिविजनल और जिला इंतजामिया के अफसरान से मुलाकात की और इस दौरान डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख से जिला के इंतजामी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग ली। इस दौरान मैडम सिलवत सईद का ये कहना था कि तमाम तर शहर के अंदर खास तौर पर मौजूदा सूरत हाल में जबकि गन्ने का क्रशिंग सीजन है, तो इस दौरान गन्ने के काश्तकारों को किसी किस्म की परेशानी का सामना जो है नहीं होना चाहिए और तमाम शुगर मिल मालकान की जानिब से रकम की अदायगी 100% अदायगी जो है उसको यकीनी बनाया जाए। जबकि दूसरी जानिब डिविजनल कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर को गन्ने की क्रशिंग सीजन के इख्तिताम तक मॉनिटरिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से जारी रखने की हिदायत भी की और खादों की दस्तयाबी और मुकर्ररा नरखों पर जो है वो किसानों को सप्लाई तक तमाम मामला जो है उनकी कड़ी निगरानी करने की हिदायत भी जारी की है। इस हवाले से मैं ये भी बताते चलूं कि डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने डिविजनल कमिश्नर सिलवत सईद को इंसदाद गदागरी मुहिम, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म समेत जिला इंतजामिया की जानिब से उठाए गए दीगर इकदाम जिनमें फ्री शटल सर्विस जो है इस पर अमल दरामद और मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सर अहमद शाह, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन तारिक नियाजी समेत दीगर जिले और डिविजनल सरबराहान अफसरान जो है वो भी इस मुलाकात में मौजूद रहे। जी वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے سٹی 41 کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب باتیں.